हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखो, ये जो चैप्टर है ना, वो अभी तक इस चैनल पर अपलोड नहीं हुआ था। तो आप लोगों के कई सारे कमेंट्स थे कि भैया पहले ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को कंप्लीट कराओ, क्योंकि बाकी के सभी चैप्टर चैनल पर अवेलेबल है। केवल यही चैप्टर था जो अभी तक इस चैनल पर अपलोड नहीं हुआ है, और एक और चैप्टर था जो कि था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम इस ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चैप्टर है उसमें वैसे तो कई सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, लेकिन चूंकि सीबीएसई के नए सिलेबस के हिसाब से हमें केवल 2 ही टॉपिक्स को पढ़ना है, जो कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बस हमें ये 2 ही टॉपिक पढ़ना है। तो हम इन दोनों ही टॉपिक को काफी अच्छे से समझेंगे ताकि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। मतलब अलग अलग कंट्रीज का जुड़ना या उनके बीच में कनेक्शन बनना, इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब दोस्तों, ये तो हमने मान लिया कि दुनिया भर के देश जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन माना जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रीज इंटरकनेक्टेड होती कैसे हैं? तो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं एमएनसीज। अब आप कहोगे कि भैया ये एमएनसीज क्या होती है? तो एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मतलब ऐसे कॉरपोरेशन या कंपनीज जिनका मार्केट या सेटअप एक से ज्यादा कंट्रीज में होता है, तो उन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहें तो एमएनसीज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो ये जो एमएनसीज होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। कैसे, आइए समझते हैं। तो एमएनसीज क्या करती हैं? दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपने प्रोडक्शन सेटअप लगाती हैं, एक शब्द में कहें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कंपनी मुंह उठा के किसी भी लोकेशन पर इन्वेस्ट कर देती है, बल्कि एमएनसी ज्यादातर ऐसी लोकेशंस की तलाश में रहती हैं जहां उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती पड़े। मतलब जो भी गुड्स उस कंपनी को प्रोड्यूस करना है उसमें उसका खर्चा कम हो। तो हम लिख सकते हैं एमएनसीज चूज सच लोकेशंस विच आर चीपर फॉर देयर प्रोडक्शन। मतलब एमएनसीज ऐसी लोकेशंस चुनती है जहां प्रोडक्शन उन्हें सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, ऐसी कंट्रीज जो कि सस्ती हैं प्रोडक्शन के लिए, उन कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है इन एमएनसीज के द्वारा। आया समझ में? अब आप खुद सोचो कि अगर एमएनसीज अलग अलग जगहों पर प्रोडक्शन करेंगी तो वो उन गुड्स और सर्विसेज जो कि उन्होंने प्रोड्यूस की हैं उन्हें वो अलग अलग देशों में बेचेंगी भी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो फोर्ड मोटर्स है जो कि एक एमएनसी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है। तो फोर्ड मोटर्स ने क्या किया था, इंडिया में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था, जो कि ना केवल इंडियन मार्केट के लिए कार प्रोड्यूस करता था बल्कि अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी कार्स एक्सपोर्ट करता था। साथ में ये दुनिया की कई सारी फैक्ट्रीज को कार कंपोनेंट्स भी सप्लाई करता था। तो ये जो ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला और जो ग्रेटर फॉरेन ट्रेड देखने को मिला, उसका रिजल्ट ये आया कि हमें ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिला। ग्रेटर इंटीग्रेशन मतलब आपस में जुड़ाव देखने को मिला, मतलब अलग अलग कंट्रीज के मार्केट आपस में जुड़ गए, और इसी को तो हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो बात समझ में आई कि कैसे एमएनसीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। इसे आप एक माइंड मैप से फिर से समझो। एमएनसीज क्या करती हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, और इन दोनों की वजह से अलग अलग कंट्रीज के प्रोडक्शन और मार्केट के बीच में इंटीग्रेशन बढ़ता है। मतलब कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, और इसी रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन की प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आए समझ में? तो अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है आजकल हमें, तो इसका अब रिजल्ट क्या निकल के आया, इसका आउटकम क्या देखने को मिल रहा है? तो देखो, आउटकम हमें ये देखने को मिल रहा है, पहला, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी आपस में कंट्रीज के बीच में मूव कर रही हैं। दूसरा आउटकम ये देखने को मिला कि जो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन के चलते क्लोजर कॉन्टेक्ट में आ गए हैं एक दूसरे के।
तीसरा आउटकम ये निकल के आया कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ना केवल गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब का ही मूवमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि कई सारे लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, फॉर बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। मतलब अच्छी तनख्वाह और अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये था ग्लोबलाइजेशन का पहला टॉपिक जिसे हमने पूरा कवर किया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बूस्ट हुआ है या स्टिमुलेट हुआ है। तो ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन स्टिमुलेट हुआ है या इनेबल्ड हुआ है। तो पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर को, जो कि है टेक्नोलॉजी। तो देखो, टेक्नोलॉजी एक मेजर फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो हमें ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में कई सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम कम कॉस्ट में ही ज़्यादा डिस्टेंस तक गुड्स को बड़ी तेजी के साथ डिलीवर कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि आज के समय में गुड्स को कंटेनर्स में लोड कर दिया जाता है और उन्हें बड़ी तेजी के साथ शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स के माध्यम से काफ़ी डिस्टेंसेस तक आसानी से डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने की वजह से। इसके साथ साथ दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हाल ही के कुछ समय में टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन एरियाज की टेक्नोलॉजीज में भी काफ़ी बदलाव आया है। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स, इन सब का पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली एक्सेस करने के लिए, रिमोट एरिया से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर्स भी ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में एंटर हो चुके हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी जानकारी पा सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल भेज सकते हैं और वॉइस मेल के माध्यम से हम बहुत ही कम कॉस्ट में विश्व भर में बात कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट किया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे बूस्ट मिला टेक्नोलॉजी की मदद से। अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं जिसकी मदद से भी ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बूस्ट हुआ है। तो दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मतलब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन करना या आज़ादी देना भी, ये भी एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बूस्ट किया है। चलो इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर थे यानी कि जो चीज़ें बनाने वाले लोग थे ना, मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे कि वो विदेश के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और कंपनी से कम्पीट कर पाए। समझ रहे हो? क्योंकि उस समय पर हमारे देश को आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए हमारे प्रोड्यूसरों की हालत ये नहीं थी कि वे चीज़ों को सस्ते दामों में बेच पाएँ। वहीं जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स थे यानी कि जो विदेशी प्रोड्यूसर्स थे, वो बल्क में मटेरियल बनाते थे और वो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, तो वो चीज़ों को सस्ते दामों में बेच पाती थी। तो अब आप खुद सोचो कि अगर वो सस्ते दामों में बेचेंगी और हमारे देश के प्रोड्यूसर महंगे दामों में बेच पाएंगे क्योंकि वो मजबूर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को कम खरीदेंगे। तो इसी चीज़ से हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या थे? ट्रेड बैरियर्स मतलब टैक्स लगा दिए थे इंपोर्ट के ऊपर। मतलब कोई भी चीज़ विदेश से हमारे देश में इंपोर्ट होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। जैसे मान लो कोई बाहर का कोई प्रोड्यूसर है, वो कोई चीज़ को 20 रुपए में बेचना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेड बैरियर की वजह से उस पर 10 रुपए का टैक्स लगा देगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे में उसे वो चीज़ 30 रुपए में बेचनी पड़ेगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो देश के प्रोड्यूसर्स थे वो सेम ही चीज़ को 25 रुपए में भी बेचते हैं, तब भी वो आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि गवर्नमेंट ने सारी इंपोर्ट चीज़ों पर टैक्स लगा दिया था, बल्कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, क्योंकि ये चीज़ें उस समय पर हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। बाकी लगभग सभी चीज़ों पर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे। तो ये ट्रेड बैरियर्स हमारे देश में तब तक लगे रहे थे जब तक हमारे देश के प्रोड्यूसर उन बड़े बड़े देशों के प्रोड्यूसर्स से कम्पीट करने के लायक नहीं हो गए थे।
तो कई सालों तक ये ट्रेड बैरियर्स लगे रहे, लेकिन 1991 की शुरुआत में हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगने लगा था कि अब हमारे प्रोड्यूसर बाहर के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से कम्पीट करने के लिए तैयार हो गए हैं। और साथ में गवर्नमेंट को ये भी लगने लगा था कि ऐसा करने से कंपटीशन होगा प्रोड्यूसर्स के बीच में, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। क्योंकि आप खुद सोचो कि ऐसा करने से जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कंपटीशन के चलते कम से कम दाम में बेहतर से बेहतर चीजें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन बीट करने के लिए क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे उन्हें लार्ज एक्सटेंट में खत्म कर दिया था। इसी को बोला गया लिबरलाइजेशन। तो यहाँ लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस जो कि गवर्नमेंट ने सेट किए थे। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इस डिसीजन को कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से गुड्स आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकते थे और साथ में फॉरेन कंपनीज भी अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज सेटअप कर सकती थी। और इसी चीज को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आया समझ में कि कैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे दोनों टॉपिक जिन्हें हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी पूछ ले, आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हो। बस आपको मेन थीम पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है, और बाकी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।